मोटापा सभी रोगों का जड़ है। पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे वाकई में कि मोटापा क्या है, उसके बाद क्यों होता है, फिर उसका उपचार बताएंगे। इन 3 पॉइंटों पर अपन अपनी चर्चा रहेगी पूरे ये 1 घंटे। तो पहला पॉइंट है कि मोटापा क्या है। मोटापा जो है हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं, यानी जो दूसरे शब्दों में कहें तो जो एक्स्ट्रा फैट इज सैचुरेटेड फैट, जो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलते और में ओवर डाइट की वजह से जो फैट्स यानी चर्बी, और चर्बी के साथ में मांस, ये दोनों जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो उस पार्ट में मोटापा शुरू हो जाता है। और ये मेनली, वैसे तो पूरे शरीर में ही ये मोटापा कुछ लोगों को होता है, और कुछ लोगों को जो पेट है, पेट के ऊपर जो अंदर की झिल्ली है, इसमें ज्यादा ही जो है ये फैट्स वगैरह एकत्रित होते हैं और पेट आगे को लटक जाता है, आगे बढ़ जाता है। ये ये मोटापा की पहचान है। और फिर एक दूसरी पहचान और भी है कि ए वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ और WHO ने जो है एक हाइट, एज और उसके साथ वजन कितना होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मानक भी बनाया है, जो कि लगभग 1-2 किलो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग ठीक है वो, देखा जाए तो उसमें जो हाइट होती है और उसमें एज, उम्र कितनी है, उसके हिसाब से आपका वजन यदि कैलकुलेशन में पूरा बैठ रहा है तो मोटापा नहीं है। और दूसरी पहचान ये है मोटापे की कि जब हमारा जो चेस्ट होती है, इसका जितना भी डायमीटर होता है, मतलब चेस्ट के जो नाप होता है, जैसे 35 इंच, 36 इंच, 34 इंच, 32 इंच, यदि पेट उससे ज्यादा है, मान लो आपका छाती का माप 30 इंच है या 31 इंच है और पेट 32-33 इंच है, तो वो भी मोटापा ही है। और एक पहचान और भी है, हमारे शरीर में कई एक जगह मांस और चर्बी लटक जाती है, स्किन, वो एक्स्ट्रा इतना हो जाता है, तो उसको मोटापा कहते हैं। आया समझ में कि मोटापा किसे कहते हैं। यानी 3-4 मानक हमने बताए हैं, इसमें जो भी आपको आए उससे आप अपना अनुमान लगा सकते हो, अपने बच्चों का अनुमान लगा सकते हो, अपने परिवार के लोगों का अनुमान लगा सकते हो कि इनको मोटापा है कि नहीं। अब मोटापा होने के कारण, कारण लेने से पहले जो है हम एक और जानकारी देना चाहते हैं कि मोटापा से रोग कौन कौन से होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो शरीर के सभी रोगों का जड़ मोटापा ही है। यदि आपका शरीर ओवरवेट होगा, यानी मोटा होगा, तो आपका लीवर भी फैटी एसिड, कहते हैं ना, जैसे फैटी एसिड डिपॉजिट हो गया है लीवर पे, यानी लीवर के ऊपर सूजन आ गई है। दूसरे शब्दों में कहते हैं मोटा हो गया है, साइज इंदाज हो गया है, आदि आदि, भाषा कुछ भी हो, बात एक ही है। उस समय आपके लीवर से जो एंजाइम हमारे शरीर को मिलना चाहिए, जितने मिलना चाहिए उतने नहीं मिलते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि हमारी बीमारी के कारण बनते हैं। और एंजाइम की कमी से डाइजेशन, आज बहुत सारी चीजें, एक देखो, शरीर एक यूनिट है,
यदि उसका एक पार्ट भी डिसऑनर होगा तो अन्य पार्ट भी उसके इफेक्ट में आए बिना रहेंगे नहीं, दूसरे पार्ट भी उसमें इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए जो है लीवर की प्रॉब्लम रहती है मोटापे वालों को। मोटापे वालों को देखो, ये आवश्यक नहीं कि लीवर की प्रॉब्लम हो तो मोटापा हो, लेकिन ये हो सकता है कि मोटापा होगा तो लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रही है आपके ब्लड को, तो वहां भी आपको दिक्कत हो सकती है। मोटापे वाले आदमी को लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। मोटापे वाले आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हार्ट को अधिक ब्लड का पंप करना पड़ता है, क्योंकि यदि 1 किलो वजन बढ़ता है तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 30 किलोमीटर बेंच बढ़ती है। कितनी? 30 किलोमीटर। छोटी छोटी बारीक बेंच बनती है, 1 किलो मांस बढ़ता है तो अब किसी का 10 किलो मांस है तो आप समझ लो कि 300 किलोमीटर उसकी बेंच ज्यादा बढ़ी, तो हार्ट को उससे ज्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी। इसलिए जो है हार्ट की प्रॉब्लम भी इन कारणों से हो जाती है। फिर बेंच यदि अधिक हैं तो जो है उनके रखरखाव के लिए भी शरीर को अलग से ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जो कि हमारी बीमारियों को ठीक करने में लगेगी, वो हमारी इसमें खर्च हो जाती है। मोटापा वाले आदमी को डायबिटीज एक साधारण सी बात है। लगभग 90-95% जो मोटापे के शिकार होते हैं उनको डायबिटीज जनरली होती ही है। हार्ट दूध हार्ट के साथ में ब्लड प्रेशर, बीपी भी बढ़ा रहता है मोटापे लोगों को। उसका बीपी का बढ़ने का कारण ही है कि उसमें हमारी शरीर में बेंच ज्यादा बड़ी है, तो उसको ज्यादा पंप करना पड़ता है, तो उसके लिए प्रेशर ज्यादा लगता है, तो जब प्रेशर ज्यादा हो तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। यानी इतने सारे कारण जो मैंने बताए आपको, ये मोटापा के कारण ही इतनी सारी बीमारियां होती हैं। अब थोड़ा वो एसिडिटी, एसिडिटी ये वैसे देखा जाए तो एसिडिटी कोई रोग नहीं है, ये तो अपने जो है तीव्र रोगों में आता है। लेकिन हम एसिडिटी को जीवन भर पालते हैं, उसको उसको हम मित्र बना करके उसको अपने पास रखते हैं, उसको दूर जाने ही नहीं देते। क्योंकि यदि आप 2 दिन या 3 दिन नेचुरल डाइट पे रहेंगे तो एसिडिटी का पता नहीं पड़ेगा कहाँ चली गई वो। लेकिन ऐसा नहीं करते हम, और हम लगातार तले भुने खाते रहते हैं और दोष देते हैं कि हमको बीमारी हो गई, हमको एसिडिटी हो गई आदि। इसलिए आप मतलब जो है एसिडिटी का की भी जिम्मेवारी मोटापे को जाती है, कि हमारा खान पान गड़बड़ होगा तो एसिडिटी होगी तो हमें गैस की प्रॉब्लम होगी आदि आदि। ठीक, ये अपनी 2 बातें हुई। अब इसका कारण क्या है, हमारा मोटापा क्यों बढ़ता है? ठीक है, आप लोगों में से कोई बताएगा हमारा मोटापा क्यों बढ़ता है? ताऊ जी, हमारा डाइट नेचुरल नहीं होता। हम कभी भी प्राकृतिक के हिसाब से नहीं चलते हैं, और कुछ भी खाने में आता है ऊपर नीचे। प्रकृति के नियम के विरुद्ध हम लोग चलते हैं, इसलिए हमारा मोटापा कहीं ना कहीं बढ़ता है, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या नीलेश पटौदी बोल रही? नहीं ताऊ आप जी, मैं कौन? ऐश्वर्या महाजन बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन ये आपने बात कही है ठीक है, कुछ तो भी ठीक है, लेकिन एक प्राकृतिक चिकित्सक के लिए ये बात ठीक नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सक के लिए ये उत्तर सही नहीं है।
प्राकृतिक चिकित्सा को प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से उत्तर देना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है ताऊ जी। हाँ, और कोई बताएगा? हाँ, नीरज जय बता। जिनेन्द्र ताऊ। जय जिनेन्द्र। मैं नीति जैन बोल रही हूँ ताऊ जी। जी। मेरे को ऐसा लगता है कि हम जितना जो भी हम खाते हैं हम उसको पचा नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा मोटापा बढ़ता रहता है। वो हमारे में फैट की तरह जमता रहता है, और ये होता है हम जित मेटाबॉलिज्म हमारा वीक होता है, या फिर हम अपनी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, इसलिए हमारा हम्म। मोटापा बढ़ता रहता है। थोड़ा सा इससे हम आपके उत्तर से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। आवाज आ रही ना आपको सबको? हाँ। जी जी। आगे। आप देखिए, क्या है कि हमारे भोजन में चर्बी युक्त पदार्थ अधिक होते हैं, जिनसे कि मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने के कारण मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, जो भोजन आपने किया है उसमें जो कैलोरीज हैं, अपन टेक्निकल भाषा में चलना चाहिए अपने को, अपन साधारण व्यक्तियों में से नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सक हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो उतनी कैलोरीज जो हम भोजन में लेते हैं उतनी हम बर्न नहीं करते हैं, यानी उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा जो फैट्स होता है वो हमारे शरीर में डिपॉजिट होने लगता है। एक कारण ये, जैसे कि आज के समय में बहुत सारे केमिकल भी जो हमारे शरीर में जाते हैं उनसे भी हमारा ये स्टोर होता है। और डाइजेशन को थोड़ा अपन अलग रखें, डाइजेशन तो होता है लेकिन वो डाइजेशन में हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो हमारा मोटापा बढ़ता है। अब मोटापा बढ़ाने के जो अवयव हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो है सबसे पहला गड़बड़ करता है शरीर में जाके सफेद शक्कर। ये हमारे शरीर में मोटापा बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि हम जाने और अनजाने में उपयोग करते रहते हैं। जैसे भले ही आपको शक्कर का स्वाद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें उन पार्ट्स में शक्कर अधिक मात्रा में होती है। भले ही आपको फीका फीका लग रहा है भोजन में, लेकिन शक्कर की मात्रा अधिक होती है। नंबर एक। नंबर दो, आपका रिफाइंड ऑयल, ये शरीर में जाके ये हजम नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इसमें से जो हजम होने वाले तत्व होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। उनका कलर और स्मेल पास करने में जो उसमें प्रोटीन्स वगैरह की मात्राएं होती हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, वो सब निकाल दिए जाते हैं। और उसमें आप इंक्लूड कर लेना सारा, यानी रिफाइंड ऑयल, डालडा, यानी वनस्पति घी, वनस्पति तेल जो कि रिफाइंड किए हुए होते हैं। दो चीज। तीसरी चीज होती है रिफाइंड आटा, एकदम बहुत बारीक आटा या मैदा। ये बारीक आटा भी हमारा मोटापा बढ़ाने का कारण होता है कि ना साहब, उसमें फैट तो होता ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट है उसमें, तो आप अभी कहोगे ये बात। ऐसा, ये जो है फैट्स को रोकने का काम करती है। बारीक आटा जब पेट में जाता है तो ये हमारी आंतों में लेयर बना के चिपक जाता है, और उस लेयर की वजह से जो एंजाइम हमको नहीं मिलने चाहिए, वो एंजाइम मिलने चाहिए, वो हमको वो नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से हमारे शरीर में जो फैट्स जो जिसको यूज हो जाना चाहिए था वो यूज नहीं होता है, और वो डिपॉजिट होने लगता है। क्योंकि फैट्स के लिए जो है कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारा लीवर और हमारी जो है पैनक्रियाज से
आते हैं। और इसके साथ में ही एक चीज और होती है शरीर में, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से भी जो एंजाइम आते हैं वो हमारे जो प्रोटीन्स को और फैट्स को पचाने में काम करते हैं। जब वो उसकी प्रक्रिया कम हो जाती है किन्हीं कारणों से, तो वहां भी हमारी जो है बीमारी बढ़ने की। तीसरा होता है एक थायराइड, क्या नाम, थायराइड ग्रंथ होती है गले में, जिसमें भी एक डिसबैलेंस हो जाता है तो उसमें भी मोटापा बढ़ने के कारण वो भी एक कारण होता है। उसमें भी वह पाचन क्रिया में एंजाइम नहीं मिलते हैं तो वहां भी हमारा मोटापा बढ़ता है। तो मेन चीज क्या है? शक्कर है, आपका रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड यानी जितनी भी वस्तुएं रिफाइंड हैं इस संसार में, वो सब प्राकृतिक नहीं है। जो प्राकृतिक नहीं है वो हमारे मोटापा बढ़ाने का कारण होती है। आप लगा लेना, कहीं भी देख लेना, चाहे आप देखिए जहाँ इतने लोग बैठे हैं, लगभग शायद ही उनमें से कोई मार्केट का खाता होगा, लेकिन इसमें से कम 50% से ज्यादा ब्याह शादियों में भोजन अवश्य कर लेते होंगे। तो विवाह शादियों में आप जो भोजन करते हैं वो बाजार से भी ज्यादा हानिकारक और नुकसानदायक, और उसमें ज्यादा केमिकल होते हैं, ज्यादा उसमें शुगर होती है। टेस्ट बनाने के लिए बहुत सारी इसमें केमिकल वगैरह ये लोग हलवाई लोग आजकल डालते हैं। दूसरा क्या है, आप लोगों के परिवार में जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, या आप लोगों के और भी जो रिश्तेदार हैं, वो आपकी बात को नहीं मानते हैं और उनको मोटापा बढ़ता रहता है। तीसरा, एक समस्या एक और है, छोटे बच्चों में। 6 महीने का बच्चा हुआ, 8 महीने का बच्चा हुआ, 1 साल का बच्चा हुआ, 1.5 साल का बच्चा हुआ, उनकी माताओं को ईमानदारी की बात बता दें, आज के समय में ज्ञान तो होता नहीं है कैसा कि बच्चे का पालन पोषण कैसे करें। इसलिए आपके फाइनल ईयर में बच्चों के स्त्री रोग और बच्चे रोग की एक किताब है, उसमें काफी अच्छा विश्लेषण दिया हुआ है। जब फाइनल में आप लोग पहुंचेंगे, जो पहुंच चुके हैं उनको बहुत अच्छा मिलेगा उसमें पढ़ने के लिए, और इंटरेस्टिंग है बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूँ पूरा पढ़ के समझ के उसको जीवन में उतारना चाहिए। 1 साल के 1.5 साल के बच्चों को हम ओवर डाइट देते हैं, वो नहीं खाना चाहता है फिर भी हम जबरदस्ती खिलाते हैं। वो क्या है था, वो मैं जबरदस्ती नहीं खिलाऊंगा, उसकी माँ क्या बोलती तो ये खाएगा ही नहीं। वो खा इसलिए रहा कि आप जबरदस्ती खिला रहे हो, उसको भूख ही नहीं लगने देते हो आप। वो आपने टाइम मान दिया है कि हमको सुबह 7 बजे ये देना है, 9 बजे ये देना है, 11 बजे ये देना है, 2 बजे ये देना है, 6 बजे ये देना है, और पूरा एक डाइट चार्ट बना के अपने दिमाग में रख लिया है। और हिसाब से कभी दूध, कभी कुछ, और इस तरह से जबरदस्ती उसके गले में डालते रहते हो, और वो बेचारा परेशान होता रहता है। और उसको बचपन से ही ओबिसिटी यानी मोटापा शुरू हो जाता है और रोग लग जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कम से कम अपने परिवार के बच्चों पे ये अत्याचार तो न करें। आपको लग रहा होगा कि ताऊ जी आज कैसी बात कर रहे हैं, कोई माँ अपने बच्चे पर अत्याचार कर सकती है? भैया अनजाने में होता है। आजकल क्या है कि शादी होते ही सास ससुर से अलग हो गए, अलग जॉब कर रहे हैं, दोनों ने जॉब कर रहे हैं, बच्चे को जो है परवरिश के लिए कोई बाई रख दी, दाई रख दी। वो बाई दाई क्या करेगी वो तो वही जाने। मैं ज्यादा उसमें नहीं बोलना चाहता हूँ, डिटेल करूंगा तो बहुत कुछ निकलेगा उसमें। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि बच्चे की अवस्था को समझिए, और उसको जबरदस्ती दूध पिलाने की
चेष्टा न करें, ये उसके जीवन की बात है। और नहीं तो बीमारी लग जाती है तो पूरे जीवन वो, और फिर मैं बीमारी से दवाइयों के लिए स्टार्ट हो जाता है, दवाइयों का क्रम चलता ही रहता है ऐसा। तो मेरा यहाँ आज थोड़ा सा बच्चों के संबंध में बात कही, तो कई एक बच्चे मेरे पास पूछते हैं, आते हैं, दिखाते हैं, तो जब मैं उस पर डिस्कस करता हूँ तो मालूम पड़ता है कि साहब उसको जो है एक टाइम टेबल के हिसाब से जबरदस्ती भोजन खिलाया जा रहा है। तो फिर साहब 10 लग गए, उसको 10 तो लगेंगे ही, जब उसको ओवर डाइट जाएगी तो हजम तो हो नहीं रहा, यूज से ज्यादा जा रहा है उसको। तो मेरा मतलब ये है कि ये भी एक ओबेसिटी का यानी मोटापे का कारण है। फिर आगे बढ़ते हैं, ओवर डाइट यानी ओवर ईटिंग, फास्ट ईटिंग, दोनों ही चीज हमारे मोटापे को बढ़ाती है। यदि हम जल्दी जल्दी भोजन करेंगे, उसमें हमारे शरीर का जो एंजाइम्स यानी मुंह की जो लार यदि भोजन में नहीं मिलती है तो वो भोजन डाइट हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा और हमारे मोटापे बढ़ाने का कारण होगा। ओवर ईटिंग, स्वाद बस अधिक खाना, कोई अच्छी चीज बनी तो अधिक खाना, बच गई है तो लोभ बस अधिक खाना। अरे भाई इसका क्या होगा, अब कल तो ये खबेगी नहीं। अरे कोई बात नहीं, बच गई बहुत अच्छी बात है, आप उसको अन्य लोगों को शेयर कर दो ना। जरूरी थोड़ी है क्या अपना ये नगर पालिका का डस्टबिन थोड़ी है, कोई चाहे को डालते जाओ फटाफट अंदर है। अरे आपका ये पेट है, आपका शरीर है, आपको जीवन भर इससे काम लेना है आपको, और डस्टबिन थोड़ी है तो चाहे कुछ डालते जाओ चाहे कुछ निकाल लो, ऐसा नहीं है भैया। थोड़ा इसका भी ख्याल रखो, ये भी जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो अधिक भोजन करते हैं वो देशद्रोही लोग हैं और धर्म विरुद्ध लोग हैं वो। अब वो साहब हम हमारे इससे धर्म का क्या संबंध है? भोजन से धर्म का क्या संबंध है? प्रश्न होगा ना आप लोगों को, है ना। आप रतन कर्ण श्राप का चार पढ़ लेना, उसमें पंडित सदाशिव दास जी ने स्पष्ट लिखा है, अधिक भोजन करने वाले धर्म विरुद्ध हैं और समाज विरुद्ध भी हैं, दोनों ही उन्होंने डिग्री दी है। क्योंकि वो दूसरे का भोजन कर रहे हैं, तो 5 पाप में एक पाप होता चोरी, होती है ना। 5 पाप कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, हिंसा, झूठ, चोरी, चोरी कुशील, परिग्रह, कुशील परिग्रह। ठीक है ना। तो इसमें यदि आपने अधिक भोजन किया है, आपने समाज की चोरी की है, दूसरे व्यक्ति की चोरी की है आपने। वो भोजन जिन क्रेंचियों को जाना था उनकी आपने चोरी की है, जबरदस्ती अंदर डाल करके। बच गया अब इन्हें खा लो, फेंको मत इसको, जीभ पड़ेंगे। अरे भैया जीभ नहीं पड़ेंगे, उनको आप व्यवस्थित रखिए, व्यवस्थित कर दीजिए, उससे ज्यादा नुकसान है। चोरी का दोष लगता है तो धर्म विरुद्ध हुआ कि नहीं ये आचरण, आप बताइए। वैसे एक बात बता दें आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। यदि आप ईमानदारी से जैन चरणान योग का पालन करेंगे और सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को भी ध्यान में रखेंगे तो नेचुरोपैथी, इसके अलावा कुछ नेचुरोपैथी या जैनोपैथी है नहीं। कड़क बात है। हम जैनी होकर के और जैन धर्म के इन सब बातों को नहीं मानते,
भगवान ने ये क्या कहा ये तो नहीं मानते हैं। डॉक्टर ने कह दिया वो मान लेते हैं। बहुत से लोग हैं, हमने उनसे कहा कि भैया एक काम करो, ये शक्कर अवक्ष की इसमें आती है दाने की शक्कर, इसको मत खाया करो। अरे रात तो क्या खाएं, यही तो मिल रही है आजकल। और जब डायबिटीज हुई और डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं शक्कर नहीं छूना है तो छोड़ दो। बताइए आप। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ ये सारे कारण जो है हमारे मोटापे के कारण बनते हैं। दूसरी आजकल एक और प्रचलन है, वो मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। एक डायबिटीज वालों के लिए एक मार्केट में शुगर फ्री आती है, शुगर फ्री। वो और भी ज्यादा खतरनाक चीज है। वो बहुत सारे केमिकल, ये आपका जिसको अपन सैक्रिन कहते हैं ये इनकी भाषा में, और वैसे तो कई एक नाम से इसकी टेबलेट स्वीटेल के नाम से आती, कई एक नाम से आती हैं, ज्यादा नाम तो मुझे याद भी नहीं है और ध्यान भी नहीं है। तो जितनी भी ये शुगर फ्री टेबलेट आती हैं स्वाद के लिए, वो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे तो अच्छा है तुम सफेद चीनी खा लो, आधी चम्मच खा लो, उससे अच्छा है। लेकिन ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको शक्कर खाने का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। आप शक्कर की जगह अल्टरनेट बता रहा हूं मैं आपको। गुड़ खाइए, छुआरे खाइए, किशमिश खाइए, पिंड खजूर खाइए, बहुत सारी चीजें हैं। कमी नहीं है मीठे की, लेकिन हमारी आदत खराब है कि हम जो है हमें शक्कर ही चाहिए। बल्कि अभी उसने कहा ये शक्कर खाने वाले लोग उसके एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्ट मतलब शक्कर खाने का नशा चढ़ता है। जैसे शराब पीने वाले को शराब का नशा होता है, अफीम खाने वाले को अफीम का नशा होता है, गांजा पीने वाले गांजे का नशा होता है, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीने का ही नशा होता है, बिना कोल्ड ड्रिंक तो उनका काम ही नहीं चलता, और नहीं चले तो उनको सिर में दर्द होने लगता कोल्ड ड्रिंक नहीं ले। चाय पीने का तो एडिक्ट बहुत सारे लोग हैं, और चाय को तो कोई अभक्ष भी नहीं मानता है। बड़े बड़े लोग आप जानते हो कि चाय पीते हैं, उसको अभक्ष ही नहीं मानते। मेरी बहस हुई है कुछ लोगों से इस तरह से, मैं क्लियर तो नहीं बताऊंगा नाम किसी का। तो आखिर में वो माने हाँ ठीक है लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है नहीं छोड़ पा रहे अलग बात है, लेकिन उसको कम से कम गलत को गलत तो कह दो, ज्यादा कुछ मत करो। नहीं छोड़ पा रहे वो अलग बात है, वो तुम्हारा उदय है, नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन गलत को गलत तो मान लो, गलत को गलत तो कह दो, कभी शायद छूट जाए। तो इसी तरह से उन्होंने खोज की है कि शक्कर के भी कुछ लोग नशे शक्कर का भी नशा होता है, बिना शक्कर खाए यदि वो शक्कर नहीं खाएंगे तो उनको बेचैनी होगी। अत्यावश्यक है शक्कर खाना, तो उनको आदत पड़ गई है इस तरह की, बेचैनी होने लगती है। तो ये तो भैया जब जो है प्रयास करते हैं तो शराब पीने वाला शराब भी छोड़ देता है, भांग खाने वाला भांग भी छोड़ देता है जब प्रयास करता है। तो चाय पीने वाले चाय भी त्याग कर देते हैं। हमारे जो है अमृत पे की वजह से बहुत सारे लोगों ने चाय पीना बंद कर दिया है। अब वो जो है चाय नहीं पीते हैं। अब तो इसलिए जो है ये जो जितना भी, अब ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगा मैं, जितना भी है ये वो सब जो है आपके लिए हानिकारक है। बाजार का मोटे शब्दों में यदि हम कहें तो बाजार का जो भी पैक्ड मटेरियल आ रहा है, जो भी बाजार में बनता है, भले पैक्ड नहीं हो,
चाहे वो कचौड़ी समोसा से लेकर के मोमोज क्यों नहीं हो। मोमोज तो ज्यादा खतरनाक है। अभी मोमोज के बारे में एक वीडियो आया था, वो उसने सारे सर्च किए थे, आप लोगों ने देखा होगा, ग्रुप में आया था वो, और शायद किसी ने फॉरवर्ड किया था। अच्छे लोग फॉरवर्ड करते हैं वो। उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें बाजार की हैं, जो चाहे वो मैदा हो, चाहे रिफाइंड शक्कर हो, चाहे वो आपका रिफाइंड तेल हो, ये सारी चीजें जो है, इनको आपका मोटापे का कारण बने। अब मोटापा जो है हो गया है, तो हम उसको दूर कैसे करें। दूर करने का तरीका क्या है उसका। तो अब यदि मोटापा हो गया है, अब उसका उपाय क्या है, उसका इलाज क्या है, उसका उपचार क्या है, इस पे अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हो गया है मोटापा तो उसका वजन हम कैसे कम करें। सबसे पहली बात, दो बातें को मैं बात करना चाहूंगा। जिनको भी मोटापा कम करना है, उनको सुबह 5 बजे से लेकर के 6 साढ़े 6 के बीच पे बिस्तर छोड़ना ही पड़ेंगे। पहली शर्त है ये। आप 8 बजे तक सो करके 9 बजे तक सो करके मोटापा कम नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम 5 और 6 के बीच में बिस्तर को त्यागना पड़ेगा, और उसी समय जो बिस्तर आपने बिछाए हैं उनको झाड़ पोंछ करके, और उनको एक घड़ी करके, मतलब उनको तय करके, और उनको रखना है। उसके बाद यदि, अच्छी बात है कि यदि हम प्रभु का स्मरण करें, पंच परमेष्ठी भगवंतों को याद करें, नमोकार मंत्र का याद करें, ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। सूर्य उदय के बाद सूर्य उदय तक हम सामायिक स्वाध्याय या पाठ या और कुछ इस तरह की क्रियाकलाप जरूर करने चाहिए। फिर कुछ न कुछ शारीरिक श्रम भी करना चाहिए, जस्ट लाइक कुछ योगासन वगैरह। फिर शारीरिक स्थिति अच्छी है तो जॉगिंग या दौड़ या रस्सी कूदना आप अपने घर से कर सकते हो, घर की छत को यूज कर सकते हो, जहाँ भी पार्क वगैरह जहाँ सुविधा मिले वहाँ करना है आपको। तो उसको इतना करना है, यदि आपकी उम्र जो है 50 साल से कम है, तो कम से कम पसीना आ जाना चाहिए, इतना आपको श्रम करना है हर हालत में। ये नहीं कि एसी में बैठ गए और हम फिर जो है प्राणायाम करने लगे। एसी में बैठ के प्राणायाम नहीं किया जाता, होता है प्राणायाम, यानी प्राण वायु का संचय करना, या मन संचय करना। तो वहां प्राणवायु तुम्हारे पास अवेलेबल है ही नहीं एसी के अंदर, तो करोगे कहाँ से। इसलिए खुले में जाकर के करना पड़ेगा, जहाँ पेड़ों की संख्या अधिक हो। और सुबह जो है, रात भर में आप लोगों के लिए, जो हमारे वृक्ष उपकारी हैं, उन्होंने आपको रात भर में सारी कार्बन डाइऑक्साइड खींच करके ऑक्सीजन आपको दी है। उस ऑक्सीजन का आप सदुपयोग करिए। सवेरे आधे घंटे पौने घंटे, जो 50 55 60 के आसपास है उनको घूमने जाना चाहिए, बाकी के लोगों को जॉगिंग करनी चाहिए। और घूमना भी नियमित होना चाहिए, ये नहीं कि एक दिन हुआ है 6 दिन फिर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। उसके बाद जब भी कुछ इनटेक करने की इच्छा हो, तो सबसे पहले 2 गिलास, 2.5 गिलास, 3 गिलास नींबू पानी लीजिए आप।
आप नोट करते रहिए। ये आपका डाइट चार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ओबेसिटी का, मोटापे का। 1 गिलास 2 गिलास जितना भी हो सके उतना आप नींबू पानी, ध्यान रखना नींबू में शक्कर नहीं डालनी है, गुड़ नहीं डालना है, नमक नहीं डालना है, जीरा नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ पानी और नींबू। यदि कम से कम 1 नींबू, ज्यादा 2 नींबू एट ए टाइम दिए जा सकते हैं। यदि सर्दियों के दिन है, आप पानी थोड़ा सा गुनगुना कर लो, शरीर के टेम्परेचर के इक्वलेंट पानी कर लीजिए। यानी शरीर का 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, 40 तक का पानी हो सकता है, वो 35 डिग्री का भी पानी हो सकता है, 35-40 के बीच में कोई भी पानी आप ले सकते हैं। उसके साथ आप नींबू लीजिए। इसके बाद आप चाय यदि आप पीते हैं, दूध पीते हैं, ये सब बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं पीना है। आप कुछ दलिया खाते हैं, दलिया भी नहीं खाना है। कोई भी अन्न की चीज बिल्कुल भी नहीं खानी है। नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ फल, ड्राई फ्रूट्स और नारियल, नारियल पानी, नारियल दूध आदि का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपका ब्रेकफास्ट हुआ। अब हर व्यक्ति के अनुसार उसकी वेट क्या है, वजन क्या है, उसकी रहन सहन की कैपेसिटी क्या है, कैसे रह रहा है, इसके ऊपर उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि क्वांटिटी के मामले में सभी लोगों को एक जैसा नहीं दिया जा सकता। उसकी जो है मेटाबॉलिज्म कितना है, उसकी पाचन शक्ति कितनी है, उसकी जो है शारीरिक शक्ति कितनी है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। उम्र क्या है, उम्र का भी देखना पड़ता है। यदि कम उम्र के 20-22-25 का ओबीसी है, ओबेसिटी है, तो उसको कुछ प्रोटीन की भी डाइट देनी पड़ेगी। और ये ओवर 40 है तो प्रोटीन मिल कर दीजिए, या बिना प्रोटीन के दीजिए फिर उसको। लेकिन नाश्ते में प्रोटीन नहीं देना, ये ध्यान रखें। अब आता है भोजन। जिसको मोटापा कम करना है, स्वस्थ रहना है, वो हर हाल में 10:30 से लेकर के 11:30 के बीच में मेन भोजन उसका हो जाना चाहिए। नहीं तो हम तो 1 बजे खाते, 2 बजे खाते, तो 1 बजे 2 बजे वाले मोटापा कम नहीं कर पाएंगे। उसमें आप 80-20 का रेशियो रखिए। 20% अनाज की और 80% फल सब्जी। और 40 साल के बाद वालों को मोटापा है तो दालें टोटली बंद कर देना चाहिए। 40 साल से कम है, यदि मोटापा कम करना है तो कभी कभार छिलके वाली दाल ले सकते हैं, वो भी कभी कभार, रोजाना नहीं। ठीक, चलिए। अब इसके साथ ही जो है, दोपहर में यदि भूख लगे तो कोई फलों का जूस, सब्जियों का सूप, सब्जियों का जूस, ये चीज़ों को 1 गिलास 200 ml से लेकर 250 ml तक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। पीने का तरीका तो मैं बता चुका हूँ आपको, आपको ज्ञात है। धीमे धीमे बैठ करके चम्मच से पिए, एक साथ नहीं पिए। ऐसे भोजन भी करें तो कम से कम 20-25 मिनट में करें। नो ओवर ईट और नो फास्ट ईटिंग, नो ओवर ईटिंग। ठीक है। अब शाम के टाइम जो है, इस डाइट में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। उम्र के हिसाब से वर्क क्या है उनका। यदि किसी व्यक्ति का सिर्फ बैठने का कार्य है, शारीरिक श्रम नहीं होता है उसका, तो उसको शाम को फिर अन्न नहीं लेना चाहिए। भले ही वो 30 साल का हो, 35 साल का हो, 40 साल का हो, डाइट उसकी पर्याप्त है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा,
प्रमाण सागर महाराज का मैं यहाँ प्रसंग में बोलना चाहूंगा। उन्होंने पिछले 2.5 महीने से सिर्फ उबली सब्जियां ले रहे हैं, बिना मसाले के, बिना तेल के, बिना घी के। और उन्होंने जो उनके साथ लोगों ने प्रश्न किया तो उन्होंने स्पष्ट बोला है, अभी वीडियो आया था इस पर, मैंने देखा उसको पूरा वीडियो को। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि आपका ऊपर से ये भले ही दिख रहा हो कि शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन वास्तव में मुझ में स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। जितने पहले थी उससे भी ज्यादा हम स्वस्थ और ज्यादा स्फूर्ति हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि भैया रोटी नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। अन्न नहीं खाएंगे, अब थोड़ा तो अन्न ले ही लो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और जहाँ जरूरत है वहाँ लेना भी चाहिए, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब जरूरत नहीं है उस समय मत लो। जैसे शाम को भूख नहीं लग रही है तो हल्का फुल्का लेके बंद कर दो, भूख लग रही है तो थोड़ा बहुत ले सकते हो, दलिया, खिचड़ी, रोटी आदि। लेकिन वो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है। एक व्यक्ति को एक जैसी डाइट, सभी व्यक्ति को एक जैसी डाइट नहीं दी जाती। उसके लिए उनके जीवन काल में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या दवाइयाँ खाई हैं, क्या है, इन सब बातों पर डाइट चार्ट निर्भर होता है क्वांटिटी वाइज। अब उपचार, प्राकृतिक उपचार में गर्म पाद स्नान, मोटे लोगों को स्टीम बाथ, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो स्टीम बाथ, हफ्ते में 1-2 दिन गर्म पाद स्नान, हफ्ते में 2 दिन गीली गीली चादर लपेट, हफ्ते में 1-2 दिन। इसके साथ ही मिट्टी पट्टी आदि, और नेति नियमित करे, इससे उसको जो है अंदर से जो कफ है वो नियमित हमारा साफ होता रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर हफ्ते में 1-2 दिन एनीमा भी यूज करें। देखिए, एक लोगों की बड़ी भारी भ्रांति है कि एनीमा जो है, जब हमारा जो है स्टूल पास नहीं हो, हमको मोशन नहीं हो, तब लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम जिसको व्रत कराते हैं ना, फिर पानी पे रखते 15-15, 20-20 दिन, 25-25 दिन, उसको शुरू में 3-4 दिन तो नियमित एनीमा देते हैं, फिर 2 दिन बाद देना शुरू करते हैं, फिर 3 दिन बाद एनीमा लगातार देते हैं, जिससे कि उसके आंतों की अच्छी तरह सफाई हो जाए। और फिर उसको इस तरह की, मतलब सफाई होने के बाद सारे रोग उसके शमन हो जाते, शमन नहीं होते, दूर हो जाते। शमन तो होते हैं एलोपैथी में, आयुर्वेद वाले शमन कहते हैं उस चीज को। हमारे यहाँ तो रोग शमन कभी नहीं होते, दूर होते हैं, दोबारा फिर नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है, जब उपचार की बात करते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। एक प्रश्न जरूर करते हैं, ज्यादातर 99% लोग, डॉक्टर साहब बताइए, या ताऊ जी बताइए, जो कुछ भी कहते हो, बताइए साहब ये कितने दिन करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा इस पे हंसी भी आती है। और फिर मैं उनसे प्रश्न करता हूँ कि भोजन आप कितने दिन करेंगे। वो तो रोज करेंगे। मैंने कहा रोज करिए फिर आप, है क्या इसमें। अरे आपके भोजन की स्टाइल ही तो परिवर्तित करवाइए, कुछ मटेरियल तो चेंज करवाया, आपका क्या करवाया है इसके अलावा। तो नेचुरोपैथी वास्तव में कोई पैथी नहीं है, ये कोई जो उपचार विधि नहीं है, ये जीवन शैली है, ये जीवन जीने की कला है।
उसको अपनाओगे तो हमेशा ही अपनाना, नहीं साहब फिर तो हम जो है वो तले भुने पदार्थ तो कभी खा ही नहीं पाएंगे। भैया उसको बैलेंस करना सीखो। मैं शायद पिछले किसी क्लास में इस संबंध में बता चुका हूँ। ठीक। डॉक्टर जी, मेरा एक प्रश्न था कि वैसे मतलब मैंने भी ये सुना है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपका वेट कम रहता है, पर इसके पीछे क्या साइंस है कि ऐसा क्या होता है कि जल्दी उठते हैं तो हमारा वेट नियंत्रित रहता है? देखिए ऐसा है, हाँ शाम को सोने की बात नहीं की है मैंने, और शाम का भोजन तो खैर आप दिन में ही करना चाहिए। रात को भोजन करने वाले का तो पेट जो है कभी कम नहीं होगा। देखिए यदि हम सुबह जल्दी नहीं जगेंगे तो जो हमारा समय श्रम करने के लिए लगेगा, आधे घंटे पौने घंटे यानी घूमने का, वो हम कैसे कर पाएंगे। अब आप देखो, नहीं तो हम तो 8 बजे चेक करके कर लेंगे। ये सही बात तो ये है कि ऐसी जीवन शैली में सारा ही व्यवस्थित गड़बड़ होता है, और वो वास्तव में जो होना चाहिए, जो ऑक्सीजन आपको सुबह मिलेगी 5 बजे 4 बजे, वो आपको 8 बजे नहीं मिलेगी, वो प्रदूषित हो जाएगी, उसका लाभ उतना नहीं मिलेगा। और यदि हम दिनचर्या में यदि हम नहीं करेंगे तो हमारी जो है आलस पूरे दिन रहेगा, और जो श्रम हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। ये सुबह जगना अति आवश्यक है। एनीमा है, वो एनीमा कौन सी मतलब पानी का ही करना होता है? देखिए वैसे तो एनीमा कई एक तरह की होती है। सेब का एनीमा देखते हैं, काढ़े का एनीमा देखते हैं, नीम के पानी का मान देखते हैं, नींबू के पानी का एनीमा देखते हैं, और भी औषधियों का एनीमा भी बनाते हैं। और उसके अलग अलग गुण हैं, अलग अलग उनके फायदे हैं। और अपन जनरली जो है जहाँ ब्लड वगैरह करते नेचुरोपैथी में ज्यादातर जो है या तो सादा पानी का या फिर नींबू पानी का या नीम के पानी का अगर करते हैं। जब हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं तो वहाँ हमें कई एक जड़ी बूटियों का भी एनिमा किया जाता है।